हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इतिहास विषय से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय मोहम्मद बिन तुगलक की आदर्शवादी नीति, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक पार्ट है, उसे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं प्रारंभ करता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा ही उदार, न्यायप्रिय तथा सहिष्णु शासक था। वह प्रजा के हित में सदैव नई एवं आदर्शवादी योजनाएं बनाता एवं लागू करता था, लेकिन समय व परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण उसकी योजनाएं असफल होती गईं और उसे इतिहास में समुचित स्थान नहीं मिल पाया। इस तरह से हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का शासक था। वो निरंतर नए नए और आदर्शवादी योजनाओं की कल्पना करता था और उसका पालन करता था। चलिए आगे देखते हैं उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं बनाई। मोहम्मद अपनी राजधानी को सामरिक दृष्टि से सुरक्षित स्थान पर चाहता था। दरअसल दिल्ली पर मंगोल आक्रमणों का सदैव भय बना रहता था। इसके अलावे उत्तर पश्चिम भाग प्रायः शांत क्षेत्र थे, लेकिन दक्षिण भारत उपद्रवग्रस्त था। इसलिए मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया और अपनी समस्त प्रजा को दिल्ली से दौलताबाद जाने के आदेश दिए। उसने लोगों को स्थान परिवर्तन हेतु अनेक प्रबंध किए, परंतु वे सभी नाकाफी साबित हुए और जन सामान्य को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाद में जब तुगलक को एहसास हुआ तो उसने लोगों को वापस लौटने की अनुमति दे दी। इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की थी, जिसे बाद में उसने वापस ले लिया। मोहम्मद ने सरकारी खजाने में वृद्धि के लिए एक अध्यादेश द्वारा कांसे और तांबे के सिक्के को कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया और उसे मूल्य की दृष्टि से सोना और चांदी के मूल्य के बराबर रखा। किंतु उसने इन सिक्कों पर राज्य के एकाधिकार कायम रखने की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों ने घरों में इसका निर्माण शुरू कर दिया। इस प्रकार लोगों ने सोने चांदी छिपाकर रखना शुरू कर दिया। बदले में वे घरों में बने हुए सिक्कों को कर के रूप में देने लगे। इससे व्यापार पर बुरा असर पड़ा। अंततः तुगलक को सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन समाप्त करना पड़ा। ये दूसरी इसकी महत्वपूर्ण प्रयोग थे, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो कि उसकी पहली योजना की तरह यह भी असफल रही। आगे देखेंगे। मोहम्मद ने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से खुरासान अभियान की शुरुआत की। खुरासान एक राज्य है, उस पर विजय के लिए सोचा, जो अफगानिस्तान के पास है। इस उद्देश्य से मोहम्मद ने एक विशाल सेना एकत्र की और उन्हें 1 वर्ष के अग्रिम वेतन राजकोष से दे दिया। लेकिन बर्फ से ढके खुरासान पर युद्ध करना सरल कार्य नहीं था और खुरासान की राजनीतिक अस्थिरता भी समाप्त हो गई, जिस कारण तुगलक को अपना अभियान बीच में ही समाप्त करना पड़ा। तो यह भी योजना, उसकी खुरासान अभियान की योजना भी असफल साबित हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार दिल्ली से 10 मील की दूरी पर स्थित कुमायूं की पहाड़ी पर स्थित कराचिल राज्य पर साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से आक्रमण किया।
दिल्ली की विशाल सेना ने हिंदुओं के इस गढ़ पर धावा बोला, किंतु पर्वतीय भूमि तथा अत्यधिक वर्षा के कारण उसे भीषण क्षति हुई। बाध्य होकर उसे लौटना पड़ा। अतः यह योजना भी असफल रही। आगे देखें, मोहम्मद ने दोआब के क्षेत्र में गुणवत्ता के आधार पर कर व्यवस्था लागू किया और उसे कठोरता से वसूलने का आदेश दिया। ये जो दोआब क्षेत्र है, दोआब दो नदियों के संगम के क्षेत्र, गंगा और यमुना जो क्षेत्र है जहां दोनों नदियां मिलती हैं और वहां की भूमि काफ़ी उपजाऊ है, इसी आधार पर उन्होंने वहां पे करों में वृद्धि की। किंतु दुर्भाग्यवश उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ा। इस कारण वहां की प्रजा ने इसका विरोध किया, लेकिन सुल्तान के कर्मचारियों ने कर वसूलना जारी रखा। इसलिए किसानों ने कृषि छोड़कर लूट मार का पेशा अपना लिया। सुल्तान ने कृषकों को राहत सामग्री देकर सहायता देने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान के ये सारे प्रयास नाकाफी सिद्ध हुए और जनता में मोहम्मद अलोकप्रिय होता चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं उसकी अगली नीति। मोहम्मद ने कृषि के विकास हेतु दीवाने कोही विभाग स्थापित किया। इसके द्वारा 60 वर्ग मील के एक भूक्षेत्र का चयन किया गया, जिसमें बारी बारी से फसलों की बुआई हुई। इस योजना में सुल्तान ने 2 वर्षों में 70 लाख रुपए का व्यय किया, किंतु उसके ये प्रयोग भी अन्य प्रयोगों की तरह असफल सिद्ध हुए। इसका मुख्य कारण यह था कि उसके लिए चयनित भूमि अनुपजाऊ निकली तथा इससे संबंधित अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके सारे पैसे हड़प लिए। तो अंततः हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार उपरोक्त नीतियों पर प्रकाश डालने से हमें यह ज्ञात होता है कि मोहम्मद में सभी वांछनीय गुण विद्यमान थे, किंतु शासक के दृष्टिकोण से वह पूरी तरह से असफल साबित हुआ। उसके साम्राज्य में अनेक स्थानों पर विरोध एवं अंतर्द्वंद विद्यमान थे। वह असीम महत्वाकांक्षी था और साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, परंतु उसने अपने साम्राज्य के अधिकांश भाग को खो दिया। उसने शासन, भूमि, राजस्व, मुद्रा आदि की वैज्ञानिक आधार पर लागू करने की योजना चलाई, लेकिन उसकी सभी योजनाएं निष्फल हो गई। इस कारण कई इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों को आदर्शवादी नीति बताया है, जो समय के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर सकी और असफल साबित हुई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रयोगवादी शासक थे। उन्होंने हमेशा अपने साम्राज्य में प्रजा के हित और अपने समृद्धि के लिए नई नई नीतियां बनाई और उसे लागू किया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह जब भी कोई नई योजनाएं बनाता था, उसकी नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और वह नीति पूरी तरह से असफल साबित होती थी। बाद में शासक को उन सभी नीतियों को वापस लेना पड़ा। इस प्रकार कुल मिलाकर देखें तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां समय के अनुकूल नहीं थी और उसे भाग्य ने भी समर्थन नहीं दिया। इस वजह से वह असफल साबित हुई। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।